हेलो बच्चों, यूईटी की फिजिक्स प्रिपरेशन आज मैं इस चैनल के थ्रू आपको कराऊंगी। आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023 को सॉल्व करने जा रही हूं। अगर आपने सॉल्व करके रखा है तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और अपने आंसर्स को टैली करते रहिए। ठीक, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपको स्लिट विड्थ डी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने को कह रहे हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चलता हुआ है वो एक वेवलेंथ जनरेट करता है जिसका फॉर्मूला h/mv होता है। डी ब्रॉगली में आपने देखा था। अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा देती हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर देती हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और अगर इसका रिलेशन फ्रिंज विड्थ से देखा जाए तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। मतलब वेवलेंथ अगर मेरी यहाँ घट गई है तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। ठीक, चलिए अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन है। मतलब ए जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम 2 कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। स्मॉल फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को अगर देखें तो इसमें 2 कॉन्वेक्स, एक कम एक ज़्यादा फोकल लेंथ, और क्योंकि नाम रिफ्लेक्टिंग है तो इसमें मिरर का यूज होता है। इस तरीके से हमने मैच कर रखा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन है हमारा वो है फोर्थ वाला ऑप्शन। फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए ए जो है ये, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी लाइंस हैं वो उस सोर्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब वो नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या होता है, आउटवर्ड मूव करते हैं। ठीक, फिर बी में आ जाइए। बी में आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, मतलब सबके सब पॉजिटिव हैं। ठीक, फिर आ जाइए सी में। सी में आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखिए यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ पर एंटर कर रहा है, बट अनइक्वल है। ठीक है, बराबर नहीं है। तो बी सी का जो ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। और जो डी वाला ऑप्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए यहाँ पर भी 3 बाहर की तरफ निकल रहे हैं और 3 अंदर की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये एक डाइपोल है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। ओके, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आइए। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन केवीएल का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है। इसमें देखिए आपको करंट निकालना है पूरे सर्किट में। अब अगर इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन मैं ये एज्यूम करूं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में केवीएल लगाती हूँ। तो मैं केवीएल कैसे लगाऊंगी, देखिए E1, ठीक, जैसे हम E1 से आगे बढ़ेंगे फिर हम E2 पहुंचेंगे, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आप आगे बढ़िए, आपको मिला R2। एक छोटा सा टेक्निक में यूज़ करती हूँ केवीएल जब मैं पढ़ाती हूँ साइन कन्वेंशन के लिए, कि जो आप कोई भी डायरेक्शन डिफाइन कर लीजिए करंट का, चाहे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वहाँ पर करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन लगाती जाइए, प्लस माइनस। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे E2 के बाद हम कहाँ पहुंचे, R2, तो जो आखिरी वाला साइन दिख रहा है वो वाला साइन यहाँ पुट करना होता है। तो R2 में करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लास्ट साइन नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया, माइनस ऑफ R2 हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ी, कैपिटल R में भी आखिरी साइन देखिए नेगेटिव है, तो माइनस IR हो जाएगा। और R1 में भी लास्ट साइन नेगेटिव है, तो माइनस IR1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस सारी वैल्यू आपको दे रखी है। E1 की वैल्यू 4.2 है, इसकी वैल्यू 1.9 है, करंट को हम कॉमन ले लेते हैं। R2 की वैल्यू 1.6 है, कैपिटल R की वैल्यू 6 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब बस यहाँ से आपको कैपिटल I की वैल्यू पता करनी है, जिसकी वैल्यू आपकी आ रही है 240 मिली एम्पियर। सो दिस इज द, ठीक है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर आइए बेटा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस इन अ पीएन जंक्शन width of the depletion region increases, no width of the depletion region decreases and the resistance decreases। बिल्कुल सही। जब फॉरवर्ड बायस होता है तब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी की तरफ मूव करते हैं, होल्स पी टाइप से एन की तरफ मूव करते हैं, तो जो विथ होता है डिप्लीशन रीजन का वो घट जाता है। क्योंकि विथ घट गया तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर आइए। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में वायर carries a current in south to north direction. The magnetic field due to 1 centimeter piece of wire
200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ यूज होने वाला है। तो क्या करना है आपको कि एक करंट है 10 एम्पियर का जो साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट पर, मतलब ये एक नॉर्थ ईस्ट पर किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जो वायर है उसका जो लेंथ आपको दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है और कितने डिस्टेंस पर आपको निकालना है, दैट इज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो 6th वाला क्वेश्चन है उसमें हमने बायोट-सेवर्ट लॉ लगाया है। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। करंट की वैल्यू 10 एम्पियर गिवन है। आपको किस छोटे से लेंथ में निकालना है वो भी गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपॉन 4 पाई। आर माने डिस्टेंस होता है, तो 200 सेंटीमीटर गिवन है आपको, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। अब देखिए मैंने इसको बस सॉल्व करना है आपको, ठीक। 4 पाई तो आपको दिख ही रहा है कि वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 पाई कैंसिल कर दीजिए और उसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो वैल्यू आपको मिलेगी 1.8 इंटू 10⁻⁻9। अब इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, आप चाहें तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करें या फिर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करें, ठीक है। तो आप क्या करना है, हमने जो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, हम अपनी हथेली को पॉइंट P की तरफ रखेंगे, ठीक है, ऐसे पॉइंट P के ऊपर रखेंगे और अपने अंगूठे को रखेंगे करंट के ऊपर, ठीक है। हथेली को पॉइंट P पर रखेंगे और अंगूठे को करंट के ऊपर रखेंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये हथेली पॉइंट करी है P की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। ये जो पाम है ये जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मेरा पाम पॉइंट कर रहा है इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है, ठीक। या फिर अगर मैं कॉपी में लगाऊंगी तो यही सेम चीज डाउनवर्ड पॉइंट करेगी। आप ये कॉपी में डायग्राम बना है उसमें लगा के देखिए, इनटू द प्लेन और डाउनवर्ड सिर्फ प्लेन का अंतर होता है। अगर लैपटॉप पे काम करोगे तो प्लेन वर्टिकल है इसलिए इनटू द प्लेन दिखेगा, अगर कॉपी में यही सेम रूल लगाओगे तो वो डाउनवर्ड दिखेगा, ठीक। तो 1.8 10⁻⁹ टेस्ला डाउनवर्ड, दिस इज द करेक्ट, ठीक। 7th वाले क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। 7th वाले क्वेश्चन में RL एक सर्किट दे रखा है, ये आपको EMF दे रखा है, ओके। इन द गिवन सर्किट इफ द स्विच इज क्लोज्ड इन द स्टेडी स्टेट द करंट विल बी। अब जब सर्किट स्विच को क्लोज किया होगा, ठीक है, जब आपके इस सर्किट को ऑफ किया होगा तो ऑफ करने से पहले जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, जब सर्किट बंद नहीं हुआ होगा, मतलब उस बंद करने से पहले क्या हुआ होगा कि जितने भी इंडक्टर हैं वो सब ओपन सर्किटेड रहेंगे, उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा। तो अगर मैं पहली वाली ब्रांच देखूं तो ये तो ओपन सर्किट हो गई, रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा, ये भी ओपन सर्किट हो गई, तो करंट खाली किसके क्रॉस फ्लो करेगा, इस आर के अक्रॉस फ्लो करेगा। हमको करंट की वैल्यू चाहिए तो इट विल बी EMF अपॉन आर। EMF की वैल्यू 18 है और कैपिटल आर की वैल्यू 9 है, तो मेरा आंसर 2 एम्पियर आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द रॉन्ग न्यूक्लियर इक्वेशन, ओके। ये न्यूक्लियर इक्वेशन आप ऑलरेडी क्लास 10 से करते आ रहे हैं। इसमें से जहाँ पर भी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मैच ना कर रहा हो वो गलत है। तो देख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखो, ठीक है। इसमें ऊपर 11 है, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऊपर 0 होगा और यहाँ +1 होगा, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन तो मुझे सही लग रही है। सेकंड वाली इक्वेशन में आ जाओ बेटा, यहाँ पर 210 है, यहाँ पर नीचे 83 है, ठीक। दूसरी तरफ आ जाए, 211 है और नीचे 84 है, प्लस हो रहा है E माइनस का मतलब हुआ कि ऊपर 0 है और नीचे -1 है। तो इसको मैच करके तुमको 83 मिल रहा है, ये भी 83 तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखो 210 है और यहाँ पर 211 है, इसका मतलब सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो हमारी गलत इक्वेशन।
ओके, ऐसे ही करिएगा, बहुत आसान हो जाता है। ऊपर आप पहले ए को मैच कराइए, फिर सारे जेड को मैच कराइए। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड दोनों मैच कर रहे हैं तो मतलब वो करेक्ट इक्वेशन है, वरना वो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक पोटेंशियोमीटर बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इसमें लिखा है अ पोटेंशियोमीटर सप्लाइड विद अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.4 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 280 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अच्छा, टोटल लेंथ निकालना है। तो अगर ये पोटेंशियोमीटर है, इस पर लगातार एक कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं, मान लो 5 वोल्ट का दे रखा है, यहाँ पर एक सेल जोड़ रखा है और उस सेल में ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, कितना वोल्टेज है सेल का? 1.4 वोल्ट है। जिस पॉइंट पर, जिस लेंथ पर वो बैलेंस हुआ है वो 280 सेंटीमीटर है। आपको पूरे इस पोटेंशियोमीटर की लेंथ निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है। इसमें देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां जिस भी वैल्यू पर वो बैलेंस हो जाए वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, के की वैल्यू, मतलब V अपॉन L कर दो। तो यहाँ पर V कितना है? 1.4 और किस लेंथ पर बैलेंस हुआ है वो 280 सेंटीमीटर। तो K की वैल्यू जो सॉल्व करने पर आ रही है वो 0.005 आ रही है। अब K तो सेम रहने वाला है, K डज नॉट चेंज। ओके, तो आपको अगर पूरी लेंथ निकालनी है L, तो अब पोटेंशियल क्या लेंगे? अब हम ये 5 वोल्ट वाला पोटेंशियल लेंगे। तो K हो जाएगा, इसको मैं V डैश कर देती हूँ, कैपिटल L। मैंने कहा ना पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम रहेगा। V डैश कितना है? 5 और कैपिटल L हमको निकालना है। तो कैपिटल L की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1000 सेंटीमीटर और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आपको अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल्स टू V बाई एफ होता है, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर सोचिए किसकी वेलोसिटी असेंडिंग, असेंडिंग माने कि छोटा पहले होगा और धीरे धीरे वो बड़े की तरफ मूव करेगा। तो सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको दे रखा है ये। ठीक है, हमारा ऑप्शन C 4th वाला मैच कर रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। ठीक, फिर ग्लास की वेलोसिटी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, वाटर की वेलोसिटी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, एयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो दिस इज द ऑर्डर जो 4th वाले में मैच कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहना है वेयर इज डोनर एनर्जी लेवल लोकेटेड। तो डोनर जो एनर्जी लेवल होता है, डोनर का मतलब क्या हुआ? एन टाइप। ठीक है, एन टाइप में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डोनेट करते हैं। ठीक, तो उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, 12th पर आ जाइए। A spherical metallic conductor of radius this much is held in air. The maximum charge it can hold if dielectric strength of air is this much. Okay. चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है? ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। Q की वैल्यू हमको निकालनी है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ रख लीजिए। R कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। ओके, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलो वोल्ट को पहले वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे हो जाएगा 6 6 36 × 10⁻⁻। अब इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैंने वेबसाइट पर पूरा डिटेल दे रखा है कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल Q की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आएगी 0.8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ कौन सी वैल्यू मैच कर रही है? ऑप्शन 1 इसका। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेट्स थ्रू पोटेंशियल V इज गिवन बाय दिस मच। ओके, जो डी, वैसे ऑप्शन जो है वो हमारा 2m है, क्योंकि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसका फॉर्मूला h/√2mE V होता है।
ठीक। ओके, 14th वाले पर आ जाइए। 14th में आपको क्या बोला है, मैं थोड़ा सा राइट कर देती हूँ। ओके, 14th में कह रहे हैं टू कैपेसिटर कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेरेड एंड 20 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। द वोल्टेज अक्रॉस द 8 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 5 वोल्ट। द टोटल बैटरी वोल्टेज, अच्छा टोटल बैटरी वोल्टेज निकालना है। ओके, ये आपका 8 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 20 माइक्रोफेरेड है, और ये टोटल वोल्टेज जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। 8 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस आपको 8 माइक्रो बैटरी गिवन है, कितनी गिवन है, 5 वोल्ट। तो 8 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज दोनों में सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर Q का फॉर्मूला C इंटू V होता है। C कितना है, 8 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 माइक्रोकूलम। यही सेम ऊपर भी रहने वाला है। तो मतलब Q की वैल्यू पूरे सर्किट में कांस्टेंट रहने वाली है। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए तो मैं यहाँ पर टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस निकाल लूँगी। टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि 8 और 20 सीरीज में है, तो मैं 8 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 8 इसको सॉल्व कर लूँगी। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 5.7 माइक्रोफेरेड, और Q की वैल्यू 40 है, ये 5.7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 7 वोल्ट ऑप्शन में दे देगा। बेटा आपको निकालना है अफेक्टिव मास ऑफ अ फोटोन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज दिस मच। ओके, अफेक्टिव मास अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फॉर्मूला है mc² इज इक्वल्स टू hf, ठीक है, जिसमें से मास की वैल्यू को निकालनी है। तो hf अपॉन c² हो जाएगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 6.6 10⁻³ किया। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू 10⁻14, और c माने क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 4.4 इंटू 10⁻36 kg। तो ऑप्शन 1 वाला करेक्ट। फॉर द ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो सेकंड वाला है, जिसमें एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। तो अगर एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करेंगे, उसको रिवर्स बायस करेंगे, तब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द पी साइड, और होल्स जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स द एन साइड, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज। द ग्राफ शोइंग नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम। ओके, एक ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है। हाँ, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है, किस किस के बीच में है ग्राफ, डिकेड न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, ठीक है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर है न्यूक्लियस के अंदर आता है, जिसमें ये ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको प्रॉपर्ली फॉर्मूला है। जैसे हमारा ऑप्शन ये सही है, इसमें न्यूक्लियाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 18th पर आ जाइए। अब 18th वाले क्वेश्चन में देखिए बेटा, इसमें आपको बोला है द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज बीइंग पुश टूवर्ड्स द सर्कुलर लूप विद कांस्टेंट स्पीड। ये एक ऐसे सर्कुलर लूप है, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है वो उसकी तरफ पुश हो रहा है। आपको लेंस लॉ अगर याद हो तो लेंस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि वो उस जगह की पोलैरिटी इस तरीके से बना देता है कि जिससे वो अपोज कर सके जो भी एक्शन हो रहा हो। तो अगर ये लगातार उसकी तरफ जा रहा है तो इस तरफ की जो पोलैरिटी होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो नॉर्थ पोल हो जाएगी। तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो लेंस लॉ फेमस है कि इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। जो हो रहा होता है उसको वो अपोज करते हैं। अगर वो दूर जा रहा होता तो वो तुरंत क्राउड बन जाता, जिससे वो उसको अट्रैक्ट कर लेते। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर आप आ जाइए 9th, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अच्छा बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई से डिनोट करते हैं। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। वी डी को मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है दैट इज वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो मैच जो कर रहा है वो सेकंड वाला मैच कर रहा है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक।
ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। वैसे तो ये फिक्स वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू 711 माइक्रोफेरेड होती है, और अगर निकालने को आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आपको याद होगा दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर, ठीक। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ की हम बात करें तो मैंने यहाँ पर 6378 इंटू 10⁻³ ले रखा है। इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर 711 माइक्रोफेरेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए बेटा। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पर दो जगह के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि ई का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक अपॉन द डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो हमको निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 2 × 10⁻³ और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस ले जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी दोनों के बीच का। तो सॉल्व करने पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर हाइपोटेन्यूज 5 है, उधर 3 है, तो ये जो वैल्यू है ए बी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ 4 सेंटीमीटर को मैं मीटर में पहले कन्वर्ट करूंगी तो हमारा आंसर 80 वोल्ट आ रहा है। 80 वोल्ट चेक करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस अलग चीज़ है, रो L अपॉन ए, पर रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट जो सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द वायर पर डिपेंड करती है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 पर आ जाइए बेटा। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद रेड फिल्टर एंड द अनदर बाय अ ब्लू फिल्टर। इन दिस केस देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। व्हाई देयर इज नो इंटरफेरेंस? क्योंकि एक तरफ से रेड आ रहा है, दूसरी तरफ से ब्लू आ रहा है, तो दो अलग अलग वेवलेंथ आ रही है। हमने क्या पढ़ा है कि यंग्स डबल स्लिट में आपका कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए जिनकी दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, बट यहाँ दो अलग अलग वेवलेंथ आ रही है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन कोहेरेंट सोर्स, so it does not produce okay। अब 24 वाले क्वेश्चन में द हाफ एंगुलर विड्थ की वैल्यू हमको निकालनी है। स्लिट विड्थ और वेवलेंथ आपको दे रखा है, तो हाफ एंगुलर विड्थ फॉर्मूला अगर याद हो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए होता है। लैम्डा की वैल्यू 1.2 × 10⁻³ मिलीमीटर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर मीटर में निकाल लीजिए। ए मतलब स्लिट विड्थ होता है, सॉरी वेवलेंथ जो है आपका बेटा वो 600 नैनोमीटर है, तो 600 × 10⁻⁹ जो ए है आपका 1.2 × 10⁻³ मिलीमीटर, तो उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हमारी आ रही है दैट इज 0.5, तो थीटा हमारा 30 डिग्री आ रहा है, बट अगर मुझे इसको रीडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, विच इज सेकंड ऑप्शन। 25 पर आइए। द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनास। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि एंटीना की रेंज निकालिए या लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है √2 हाइट ऑफ एंटीना मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर अगर लाइन ऑफ साइट दो एंटीना का निकालना है तो आपको भी क्वेश्चन में 2h1r प्लस दोनों का रेंज आप ऐड कर दीजिए 2h2r। सारी वैल्यू देखिए आपको गिवन है। 2h1 की वैल्यू कितनी है 144 और रेडियस ऑफ द अर्थ मैंने 6.4 × 10⁻6 लिखा है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में भी 2 × 324 × 6.4 × 10⁻6। अब ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है बट सॉल्व करेंगे यू विल गेट 105.6 किलोमीटर, जो कि वैल्यूज में गिवन है। इट वाज द सेकंड ऑप्शन। ओके 26 पर आ जाइए। 26 में ये डायग्राम दे रखा है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात है कि ये नैंड गेट तो बिल्कुल नहीं है, ये एक नॉर गेट है। तो आपको कुछ ऑप्शन मैच कराने हैं, करेक्ट ऑप्शन देना है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, जिसमें से बी और सी खाली मैच हो रहा है। बी में देखिए अगर ए 0 है बी 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, ए 0 है बी 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब आप लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर
तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है द करेक्ट रिलेशन अमंग टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज पर बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम बोर्स थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी का से इसका रिलेशन दैट पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए एक पॉजिटिव वाला भी सही है, नेगेटिव वाला भी सही है और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। ओके 28 वाले क्वेश्चन में आइए द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज दिस मच, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल सरफेस। ओके हमको यहाँ पर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है। तो जिस फॉर्मूले की मैं बात करूंगी यहाँ पर, तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज hc बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। ठीक, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू, अच्छा h की वैल्यू आपको पता है कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 होती है और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बट अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं और उसको सॉल्व करूं तो 12,375 आएगा, जिसमें वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें तो लैम्डा नॉट की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना आसान है। आपको पता होगा कि अगर मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर जूल में दे देगा। तो आप चाहें तो आप लैम्डा की वैल्यू मीटर में भी निकाल सकते हैं, जिसमें h की वैल्यू आप 6.6 इंटू 10⁻34 रखिए, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ रखिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। जो लैम्डा होगा वो मीटर में आएगा। या फिर सिंपल ये तरीका कर रखिए, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो वर्क फंक्शन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो 12,375 डिवाइडेड बाय 8.28। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर आने वाला है। तो ये हमारा आंसर। ठीक, 29th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है फॉर अ गिवन चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है वो सबसे हाईएस्ट बताना है। ओके, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, घटती चली जाती है। ओके, तो देखिए पॉइंट बी पर, क्योंकि वो नज़दीक है उस स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के, तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर होने वाली, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि ए उस स्फीयर के अंदर आ रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेग्लिजिबल मतलब 0 को टेंड करती है। तो इसीलिए सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉइंट ए पर होगी जो कि इनसाइड द स्फीयर है। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कहा गया है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज। ओके, बी नॉट की वैल्यू आपको 300 नैनो टेस्ला दे रखी है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। एक रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कनेक्ट करता है। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो रिलेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी। तो यहाँ पर देखिए आपको ई नॉट की वैल्यू चाहिए, बी नॉट 300 नैनो टेस्ला है, तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई में करूँगी 3 इंटू 10⁸ और उसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ रहा है 90 न्यूटन पर कूलम। ओके, न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। ओके, ये नेचर ऑफ द सोर्स पर डिपेंड करता है कि मोशन ऑफ द सोर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, और देखते क्या ऑप्शन गिवन है इसके, वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट तो गलत ऑप्शन है, इस पर बिल्कुल भी स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है। ना ही स्पीड ऑफ लाइट नेचर ऑफ द सोर्स पर डिपेंड करता है, ना ही मोशन ऑफ द सोर्स पर डिपेंड करता है। तो आखिरी ऑप्शन बचता है हमारा वेवलेंथ। यस, नेचर ऑफ द लाइट जो है आपका, स्पीड ऑफ द लाइट वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, मतलब किस टाइप का मटेरियल, किस टाइप का मीडियम है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर रही है, उस पर स्पीड ऑफ द लाइट डिपेंड करता है। वैसे अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है तो वो तो मीडियम से भी इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मीडियम कांस्टेंट है, वैक्यूम तो आपका कांस्टेंट है।
बट अगर मीडियम चेंज कर जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। और लैम्डा की प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन टर्न स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। 32 पर आ जाइए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज, ओके। तो ये तो फॉर्मूला ही है सीधा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका √μr/εr हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है 32 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ओके। अगर हमें किसी भी nth रेडियस पर जाना होता है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है 0.53, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो हाइड्रोजन आइटम का निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। व्हाट इज n? n इज द ऑर्बिट वेयर, जिसकी वैल्यू हमको, जिस रेडियस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमें यहाँ पर 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 0.53 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 2.12 एंगस्ट्रॉम, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक। फिर आ जाइए, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल वाइल प्रोपगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। लाइट ट्रैवल करती है तो दिस इज नथिंग बट अ लॉस ऑफ सिग्नल, ओके। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ओके। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 2 वाला है, A, B, C एंड E। ए वाला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस 90 क्रिटिकल एंगल उसी को बोला जाता है, बिल्कुल सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेंसर मीडियम म्यू, ये फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का है, एकदम सही है। फिर आपका है सी वाला, देखिए अगर I ग्रेटर देन IC तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं होता है क्योंकि TIR लग जाता है, रिफ्लेक्शन लग जाता है। डी पर आइए, डी है रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन डेंसिटी, बिल्कुल गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीज हो जाता है अगर डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिक्रीज होता है। तो बाकी सब ऑप्शन सही है, सो द सेकंड वन इज करेक्ट, ओके। आई होप आप मेरे साथ साथ सवाल लगाते जा रहे होंगे, ठीक। 36 पर आइए, 36 में अ करंट ऑफ दिस मच प्रोड्यूसेस 50 डिवीजन रिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, द फिगर ऑफ मेरिट वुड बी, ओके। हमने ये चैप्टर पढ़ा था गैल्वेनोमीटर जिसमें फिगर ऑफ मेरिट का एक पूरा फॉर्मूला है। तो फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है, बेसिकली ये करंट विच प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ 1 स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये होता है आपका फिगर ऑफ मेरिट, मतलब कितना करंट पास होगा अगर 1 स्केल डिवीजन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए 10⁻⁻7 एम्पियर ये करंट पास हो रहा है 50 डिवीजन में। तो एक डिवीजन में कितना करंट पास होगा, 10⁻7/50, ओके। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 2 × 10⁻9 एम्पियर पर डिवीजन। तो ये आपका फिगर ऑफ मेरिट हो गया, ठीक। 37 क्वेश्चन पर आइए। 37 क्वेश्चन आपको ये कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो फोर्थ वाला है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर देता है, ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हमारा कवर हो गया है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पिकअप किए हैं वो मैंने 50 क्वेश्चन का सेट पिकअप किया है, ओके। 38 वाले में आ जाइए, ठीक है। 38 में आपको मैच करना है, तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा दैट इज अ फोर्थ ऑप्शन, मतलब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज कूलम पर मीटर। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी देखिए तो लैम्डा से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला Q/L होता है, तो इसलिए कूलम पर मीटर, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P को डिनोट करते हैं, Q × 2L होता है, फॉर्मूला कूलम मीटर होता है, मतलब B का ऑप्शन फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स D वाला पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है E × dA, ठीक है। आगे कॉस भी होता है, फिलहाल मैं सिर्फ वैल्यू निकाली हूँ। तो E मतलब क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, D माने मीटर स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि D का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, तो C वाला जो है वो थर्ड वाला सही है। तो उसको देखो तो फोर्थ वाला एकदम सही बैठ रहा है, सबकी मैचिंग मैंने यहाँ बैठा ली।
39 पर आ जाइए बेटा, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स आर। अगर मैग्नेट्स परमानेंट बनाना है तो उसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए और उसकी कोर्सिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो 39 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। ओके, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज वेरिएबल। ओके, रेजोनेंस में द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट डिपेंड्स अपॉन। ओके, जो करंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टेंस पर और दूसरा फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ पर ए एंड डी मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ओके, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ओके, जो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है आपको याद होगा h/mv। यहाँ पर देखिए मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है, इसका मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन सही है हमारा। 42 पे आइए, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लूँ, ठीक है, और क्लियरली आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल है 1 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर, कुछ ऐसा है। ठीक, आपको बोला गया है द रेजिस्टेंस विल बी, कहाँ पर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, उस टाइप की बात करें जब हम बैटरी को कनेक्ट करें। ओके बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है, मतलब हमें क्या करना है, लेंथ को मैक्सिमम करना है, एरिया को कम करना है। तो इस वाले केस में देखिए लेंथ मैक्सिमम तभी होगी जब लेंथ मैक्सिमम तभी होगी जब लेंथ को हम 10 सेंटीमीटर लिखें और एरिया विल बी 1 × 1.5। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच करें, मैक्सिमम द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर × हाफ सेंटीमीटर फेसेस। अगर बैटरी में इसके क्रॉस कनेक्ट करूं तो ही वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सबसे लीस्ट है। ठीक, तो रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 43 में आइए। क्वेश्चन 43 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आ चुके होंगे और आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए भी होंगे, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। 43rd वाला क्वेश्चन, यहाँ पर एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इन एयर इट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, परसेंटेज चेंज इन फोकल लेंथ आपको निकालना है। ओके, 1/f, ठीक है, f1 मान लूँ मैं, इसका फॉर्मूला a/μg -1 1/r1 -1/r2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3/2 -1 और 1/20 ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो 1/r1 -1/r2। यहाँ से हम 1/r1 -1/r2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू 1/10 आ रही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरा फोकल लेंथ आ जाइए, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, तो f2 निकालना है। अब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर हमने इमर्स किया है, -1 1/r1 -1/r2 हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं, यहाँ पर f2 की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे करके मैं इसको टुकड़ों में लिख सकती हूँ। ठीक, ओके, -1 ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैं उठा सकती हूँ, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर a/μg की वैल्यू ऊपर 3/2 है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू 4/3 -1 × 1/10। तो यहाँ पर जो वैल्यू सॉल्व होगी दैट विल बी कमिंग 1/80। तो फोकल लेंथ जो f2 की वैल्यू आ रही है आपकी वो 80 सेंटीमीटर वैल्यू आ रही है। अब अगर आपसे पूछा था व्हाट इज द न्यू फोकल लेंथ, तो आपका आंसर 80 सेंटीमीटर होता, बट आपको परसेंटेज चेंज इन फोकल लेंथ, मतलब कितना चेंज आया फोकल लेंथ में, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को माइनस कर दीजिए, f2 - f1 मतलब 80 - 20 विच इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, और परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो f2 - f1 अपॉन f1 × 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज। तो 60 अपॉन ये वैल्यू कौन सी है, 20 × 100, तो दिस विल बी कमिंग 300% चेंज आपका आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला हमारा मैच कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब माइक्रोवेव जो है ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ होता है, रेडियो वेव सेल फोन्स में यूज़ होता है, यूवी जो रेज है आपका सी ये टैनिंग ऑफ स्किन करता है, इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। ओके, 45 क्वेश्चन पे आइए। 3 चार्जेस डिस्टेंस आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस है बेटा। पहले आपका +4q चार्ज प्लेस्ड हुआ x = 0 पर, मैं इसको a पॉइंट लेकर चल रही हूँ। फिर L/2 डिस्टेंस पर Q चार्ज प्लेस्ड हुआ। फिर उसके बाद अलग चार्ज प्लेस्ड हुआ C पर, इसको हम q बोलेंगे। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो L है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ Q टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0। ये जो Q है इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 है, वो ये कह रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, अगल बगल जितने भी चार्जेस हैं उनके थ्रू उस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उनको इक्वल टू आप कर सकते हो, तभी तो नेट फोर्स 0 होता है। तो पहले A की बात करें, A वाला मतलब +4q इस Q को ऐसे धक्का मार रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, अपने से दूर भगा रहा होगा, तो उसको मैं FCA से डिनोट करूंगी। जो B वाला है, अच्छा अब मुझे एक लॉजिक बताओ, अगर मुझे Q पर पॉइंट C पर नेट फोर्स 0 करना है और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, तो जो B वाला है, B पर जो चार्ज है Q, उसका साइन क्या हो, मतलब अगर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, क्या साइन रखें कि नेट फोर्स 0 आ जाए, मतलब FCA को वो कैंसिल कर सके। तो बहुत आसानी से आप आंसर दोगे कि मैम Q जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो उसके उल्टे डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा पॉइंट C पर और नेट फोर्स 0 आ सकता है। क्योंकि अगर Q को प्लस कर दें तो जो फोर्स लग रहा है C पर वो FCA के डायरेक्शन में ही लगेगा, तो कैंसिल कैसे होगा, नेट फोर्स 0 कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए पॉइंट B जो फोर्स लगाएगा C पर वो उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए। तो Q सबसे पहले नेगेटिव होगा, इसको देख करके पता चला। अब नेट फोर्स 0 है तो मतलब FCA जो है वो FCB के बराबर है। बस कुछ नहीं करना, कूलम्स लॉ लगाना है। FCA किस किस के बीच में हो रहा है, C और A के बीच में, तो K ठीक कांस्टेंट हो गया। और चार्जेस कौन से हैं, 4q और Q अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा R²। A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, L²। FCB पर आ जाओ, C और B के बीच में K, चार्जेस क्या है Q अपॉन डिस्टेंस कितना है L/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ज़्यादा कुछ सॉल्व करना भी नहीं है इसमें। देखो ये फटफट कैंसिल, ये 4q अपॉन L², ऊपर Q 4 अपॉन L²। अरे ये तो बिल्कुल सेम आता जा रहा है। Q की वैल्यू q के बराबर होगी, बट क्योंकि नेगेटिव मैंने पहले ही बोल दिया तो -q के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर, हाँ भैया फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके गुड। अब 46 पर आ जाइए। ओके 46 में देखिए हिस्टेरेसिस 2 कर्व दे रखे हैं, आपसे इनके बारे में कुछ वैल्यूज पूछिए, टेम्परेरी है, इजिली डीमैग्नेटाइज होंगे। तो 46 का जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब ए जो हिस्टेरेसिस कर्व है वो स्टील का है, ये वाला सॉफ्ट आयरन का है, रिटेंटिविटी बी की ज़्यादा है ए के मुकाबले, ठीक है। एंड द लास्ट इज बी वाला, क्योंकि सॉफ्ट आयरन है तो वो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टील परमानेंट होता है और सॉफ्ट आयरन टेम्परेरी मैग्नेट होता है, तो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकता है। 47 पर आइए। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके अच्छा, फॉर्मूला पूछा है कि मैग्नेटिक एनर्जी इन अ सोलेनॉइड, ठीक है, क्या होगा। ओके तो देखो बेटा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, वर्क का ½ Li², इसी की थ्रू वैल्यूज आती हैं, ठीक। L माने इंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला μ0n² AL होता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं डेरिवेशन में। I का फॉर्मूला सोलेनॉइड के केस में B अपॉन μ0n हो जाएगा अपॉन होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी B² AL अपॉन 2 μ0।
मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पर। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन, ओके, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ए पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है, डी पर डिपेंड कर रहा है। ओके, 49th पर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू? तो द ऑप्शन इज 4, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिफ्थ वाला जी सर्कुलर लूप, इसमें आपको टॉर्क निकालना है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। नंबर ऑफ टर्न 1 है, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला है, इनटू साइन 0, क्योंकि टू द प्लेन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन से मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, बी और एरिया वेक्टर। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? C। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी होगी। हमारा एक चैनल है CUET, यही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको बहुत सारे MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हमारे साथ सॉल्व करिए। होपफुली बहुत बढ़िया नंबरों से आपका CUET ज़रूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।